प्रिय छात्रों, करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम आप लोगों के सामने बजट के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उसी बजट के संबंध में आज करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो बजट शब्द है, इस बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द, और वो फ्रेंच शब्द क्या होता है? बूजेट। और इस बूजेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो इस तरीके से जो भारत में बजट प्रस्तुत करने के पहले अन्य देशों में का मतलब कि ब्रिटेन वगैरह में जब बजट प्रस्तुत होता था तो वहाँ का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता था वो एक चमड़े के थैले में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख करके वो पार्लियामेंट में जाता था और उसके बाद से पढ़ करके सुनाता था। तो इसी बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बूजेट से हुई है, और इस बूजेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक, अब आते हैं भारत के संबंध में। तो भारतीय संविधान में आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, और बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, बल्कि इस संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग न हो करके बल्कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे साधारण रूप से बजट के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बजट का इतिहास। तो भारत में जो बजट का इतिहास है वो ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है। ब्रिटिश काल से, और ब्रिटिश काल जैसे कि आधुनिक इतिहास में भारत पर एक तरीके से अंग्रेज़ों का अधिकार था, और इन अंग्रेज़ों में एक आपका वायसराय हुआ था लॉर्ड कैनिंग। और इसी लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में या इसी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का पहला बजट प्रस्तुत कराया गया। और वो पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत कराया गया था? तो वो इसके द्वारा 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और ये जो पहला बजट लॉर्ड कैनिंग ने प्रस्तुत कराया वो किसके द्वारा कराया गया था? तो जॉर्ज विल्सन। इसी जॉर्ज विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में ब्रिटिश काल में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जॉर्ज विल्सन जो था 1860 ईस्वी में जब ब्रिटिश भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया तो ये किस देश का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का क्या थे? ये अर्थशास्त्री थे, और इसी जॉर्ज विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार 1860 ईस्वी में बजट प्रस्तुत किया गया। अब अगला क्वेश्चन इतिहास के रूप में कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर.के. षणमुखम चेट्टी। अब अगला पॉइंट में ये हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी उस समय आपके वित्त मंत्री थे, और इसी वित्त मंत्री के द्वारा मार्च 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। किस सन में किया गया था? तो 1948 में। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गणतंत्र
गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गणतंत्र भारत यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो था वो क्या हो गया था? भारत एक गणतंत्र के रूप में उभर करके सामने आया था। और स्वतंत्र गणतंत्र भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत किए थे वो थे डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। और इसी डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया, 1950 में प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से अगर बजट के इतिहास के संबंध में देखा जाए तो बजट जो है वो फ्रेंच शब्द बुजेट से बना हुआ है और इस बुजेट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। और भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से इसे जाना जाता है, जो सामान्य रूप से बजट का ही रूप है। ब्रिटिश काल की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत में पहला बजट 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जॉर्ज विल्सन के माध्यम से बजट को प्रस्तुत कराया गया। और ये जॉर्ज विल्सन जो था वो स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। तो ब्रिटिश भारत में जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया वो 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, किसके द्वारा? जॉर्ज विल्सन के द्वारा। अब स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्रता के समय उस समय वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चट्टी और इसी आर.के. षणमुखम चट्टी के द्वारा 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। अब गणतंत्र भारत का अगर पहला बजट पूछता है तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 1950 में डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से ये आपका बजट के संबंध में क्या हो गया? जनरल नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज। उसके बाद से राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अब वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं? तो वित्तीय वर्ष जान लीजिए, वित्तीय वर्ष फाइनेंस ईयर। और ये जो फाइनेंस ईयर चलता है आपका वो चलेगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य, 31 मार्च के मध्य। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है। अब यहाँ पर कर्तव्य किसका हो गया? तो कर्तव्य एक तरीके से राष्ट्रपति का हो गया, कर्तव्य जो हो गया वो प्रेसिडेंट का। तो राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत के अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। मतलब कि कितना भारत को आय होगा, कितना व्यय होगा, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का कर्तव्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब बजट किसे कहते हैं? बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट जो है ये बजट आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आम बजट। आम बजट, आम बजट का मतलब हो गया कि जो जनता से संबंधित जो भी बजट है या जनता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसे आम बजट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो बजट का रूप होता है वो होता है आपका रेल बजट। रेल बजट मतलब कि शुरुआती दौर में एक तरीके से आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता था। जनता के लिए अलग बजट प्रस्तुत किया जाता था और रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ये जो आम बजट है ये फरवरी माह में प्रस्तुत होता था, जबकि आपका रेल बजट आम बजट के पश्चात आपका मार्च के फर्स्ट वीक में प्रस्तुत होता था। और ये जो रेल बजट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था? ये रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। जबकि फरवरी माह में जो आम बजट होता था इसको प्रस्तुत करने वाला मंत्री कौन होता था? वित्त मंत्री। तो इस तरीके से प्रारंभ में बजट जो है वो 2 रूपों में प्रस्तुत किया जाता था, एक आपका आम बजट और दूसरा आपका रेल बजट। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों बजट को एक में मिला दिया
और एक में मिलाने की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? तो 2016 से प्रारंभ कर दी गई। और ये दोनों कब से प्रारंभ किए गए थे? तो 1924 ईस्वी से। मतलब 1924 ईस्वी से ये आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता था। बाद में भारत सरकार के द्वारा 2016 में इन दोनों को पुनः क्या कर दिया गया? एक करने का फैसला कर दिया गया। और ये दोनों बजट अब किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये दोनों बजट आपके वित्त मंत्री के द्वारा ही एक ही समय में प्रस्तुत किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका और आ जाता है कि बजट का प्रणेता, भारत में बजट का प्रणेता या जनक किसे माना जाता है? तो अभी हमने बताया कि 1860 ईस्वी में जॉर्ज विल्सन के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उसी जॉर्ज विल्सन को भारत में बजट का जनक या प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अब सर्वाधिक बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, तो सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। और इनके द्वारा कुल मिलाकर के कितनी बार बजट को प्रस्तुत किया गया? तो इनके द्वारा मिलाकर के कुल 10 बार बजट को प्रस्तुत किया गया। और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने 2 बार में बजट 10 बार प्रस्तुत किया था। चूँकि मोरारजी देसाई, जब हम लोग प्रधानमंत्री का समय पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री के काल में ही आपके मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और एक अस्थिर सरकार के रूप में थी। और इन्होंने कुल मिलाकर के 10 बार सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। अगर दूसरे पोजीशन पे आप लोग देखना चाहते हैं तो दूसरे पोजीशन पे पी चिदम्बरम, और ये पी चिदम्बरम जो हैं ये वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। और इनके द्वारा कुल मिलाकर के कितनी बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है? तो अब तक 9 बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। तो इस तरीके से सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति आपके मोरारजी देसाई, कुल मिलाकर के 10 बार, और उसके बाद से पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया कुल बजट की संख्या 9 बार। अब इस पे भी थोड़ा सा दोबारा मैं फोकस कर देता हूँ कि प्रारंभ में 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता था। आम बजट वित्त मंत्री के द्वारा, और जबकि रेल बजट आपका रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। और लगभग 92 साल के बाद 1924 से आपका 2016 92 साल का अंतराल हो गया। और इस 92 साल के पश्चात आम बजट और रेल बजट को दोनों को क्या कर दिया गया? एक में मिला दिया गया। और वो एक में मिलाने के पश्चात किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं जो अभी हाल फिलहाल में बजट प्रस्तुत हुआ। अब बजट के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि करंट में अब आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्या? बजट। अब ये करंट में जो बजट प्रस्तुत किया गया ये किस वित्तीय वर्ष के रूप में बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये वित्तीय वर्ष जो हम लोग का चल रहा है वो किसके लिए प्रस्तुत किया गया? तो ये वित्तीय वर्ष आपका 2022 और 23 और इसी 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अब तक का सबसे लंबा भाषण 2 घंटा 47 मिनट का बोलते हुए उन्होंने 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। अब आते हैं बजट के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। प्रमुख तथ्य तो इस बजट के प्रमुख तथ्य में जो आपका पहला है वो पहला आप बहुत फेमस था, क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लिया जाएगा। 30% क्या किया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, तो क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है।
क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक्सचेंज के माध्यम से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब क्रिप्टो करेंसी का एक तरीके से डिफिनीशन क्या होगा कि एक डिजिटल मुद्रा है जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से काम करने के लिए एक डिज़ाइन की गई मुद्रा है। तो उसी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर अब भारत सरकार को कितना टैक्स देना होगा, तो वो 30% टैक्स देना होगा। दूसरा इसमें प्रमुख तथ्य के रूप में ये उभर करके सामने आता है कि भारत सरकार के द्वारा डिजिटल विश्वविद्यालय शुरुआत करने की घोषणा की गई। डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत करने की घोषणा की गई। अब जैसे कि इधर विगत 2 वर्षों में देखे होंगे कि कोविड के चलते छात्रों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा घर पर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत करने की घोषणा की गई। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जो भी बैटरी से चलित गाड़ियां आ रही हैं, उन बैटरी चलित गाड़ियों के लिए डिस्चार्ज बैटरी को किसी भी डिस्चार्ज स्टेशन पर उस बैटरी को दे करके चार्जेबल बैटरी को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, बैटरी स्वैपिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जो चौथा पॉइंट इसमें निकल रहा है वो आपका निकल रहा है 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोलना। भारत के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। सेंटर खोलने की घोषणा। तो इस तरीके से 2022-23 वित्तीय वर्ष में भारत के 75 ज़िलों में डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। और ये जो डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई, ये एक तरीके से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोलने के लिए आरबीआई द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसे एक तरीके से सीबीडीसी के नाम से भी जाना जाएगा। सीबीडीसी। अब इसी सीबीडीसी का फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल सेंटर। तो इसी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल सेंटर आरबीआई द्वारा इस डिजिटल बैंकिंग सेंटर का गवर्न किया जाएगा या उसका संचालन किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आरबीआई द्वारा जो डिजिटल बैंकिंग सेंटर खोला जाएगा वो किस आधार पर कार्य करेगा। तो आरबीआई ने जो भी आपका डिजिटल बैंकिंग सेंटर की पहल किया है वो किस कार्य पद्धति पर कार्य करेगा। तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि किस कार्य पद्धति पर ये कार्य करेगा। तो इसमें इनके द्वारा जो कार्य पद्धति का निर्धारण किया गया है वो ब्लॉक चेन के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक चेन के नाम से जाना जाएगा या ब्लॉक चेन तकनीकी पर ये आधारित होगी। अब अगला जो इसमें तथ्य निकल करके सामने आता है 5वां वित्तीय वर्ष का, वो है 5 नदियों को जोड़ने की परियोजना। 5 नदियों के जल को जोड़ने की परियोजना। नदियों के जल को जोड़ने की परियोजना। जैसा कि आज के समय में आपका नदियों के जल को लेकर के तमाम राज्यों में क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है। तो इसी विवाद को कम करने के लिए आपका 5 नदियों के जल को जोड़ने की परियोजना वित्तीय वर्ष में लॉन्च की गई। अब इस 5 नदियों में कौन कौन सी हैं, तो आपका पहला हो गया केन बेतवा। पहला आपका हो गया केन बेतवा। और इस केन बेतवा नदी के जल को आपस में जोड़ करके जल की समस्या को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा।
और ये जो केन और बेतवा जो नदी हैं ये किसकी सहायक नदी मानी जाती हैं, तो यमुना की। दूसरा जो नदी है वो किसको जोड़ा जाएगा, तो वो दूसरी नदी के रूप में आपका दमन गंगा और पिंजाल, दमन गंगा और पिंजाल, पिंजाल। उसके बाद से जो तीसरी नदी जोड़ी जाएगी, ये दोनों जो नदियां हैं ये दमन गंगा और पिंजाल, ये महाराष्ट्र और गुजरात के निकट इनका प्रवाह क्षेत्र है और इन दोनों नदियों को जोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाली पानी की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है आपका गोदावरी प्लस कृष्णा, गोदावरी प्लस कृष्णा। इन दो नदियों के भी जल को जोड़ करके पानी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अब जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, उसके बाद से पेन्नार हो गई, कावेरी हो गई, इन 3-4 नदियों को लेकर के अक्सर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के मध्य हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो इस तरीके से गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और चौथा आपका हो गया कृष्णा और पेन्नार, कृष्णा और पेन्नार। और पांचवा जो नदी के रूप में जोड़ा जाएगा वो जोड़ी जाएगी आपका पेन्नार प्लस कावेरी, पेन्नार प्लस कावेरी। तो इस तरीके से ये जो नदियां हैं इन नदियों को लेकर के अक्सर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के मध्य हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब इन नदियों के जल को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो नदी जल विवाद है, इन नदी जल विवाद को इसी नदियों को जोड़ने के पश्चात इसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। जैसे नदी जल विवाद जब उत्पन्न होता है तो ये नदी जल विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से वित्तीय वर्ष में जो पांचवा प्रमुख तथ्य के रूप में निकला वो 5 नदियों के जल को जोड़ने की परियोजना लॉन्च की गई। उसके बाद आपका जो छठा आपका प्रमुख तथ्य के रूप में आता है वो छठा प्रमुख तथ्य के रूप में ये आता है कि आपका ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देना। छठवां आपका पॉइंट कौन सा निकल गया, ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देना, क्लास को बढ़ावा देना। जैसा कि आपका कोविड-19 के आने की वजह से अभी हमने पीछे भी बताया कि छात्रों के पढ़ाई को काफ़ी छात्रों की पढ़ाई को काफ़ी प्रभाव पड़ा था और छात्रों के पढ़ाई को लेकर के कोविड की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा था और इसी कारण से ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्ट रखा गया और इसके लिए 12 की जगह 200 टीवी चैनल की शुरुआत करने की अपील की गई। मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए वर्तमान में कितने टीवी चैनल चल रहे थे, तो वर्तमान में कितने चैनल का संचालन हो रहा है, तो 12 टीवी चैनल का संचालन किया जा रहा है, टीवी चैनल का संचालन। और इसी ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए इस 12 टीवी चैनल की जगह पर अब कितने टीवी चैनल लॉन्च करने की बात की गई है इस वित्तीय वर्ष में, 200 टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो एक तरीके से छठा तथ्य के रूप में ये हो गया कि ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए 1 क्लास 1 चैनल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस चैनल को लॉन्च किया गया, तो इसका हो जाएगा 1 क्लास 1 चैनल, 1 क्लास 1 चैनल। तो इस तरीके से ये आपका वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए 1 क्लास 1 चैनल को के लिए 12 टीवी चैनल की जगह पे 200 टीवी चैनल के निर्माण करने की घोषणा की गई है। उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा सा 7वें पॉइंट पर, महिला और बच्चों के लिए इस बजट में क्या चीज़ रहा। महिला और बच्चों के हित में क्या बजट प्रस्तुत किया गया, तो महिला और बच्चों के हित के लिए, महिला और बच्चों के हित के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया गया, जिसमें आपका पहला हो जाता है महिला शक्ति को बढ़ावा देना। महिला शक्ति,
महिला शक्ति को बढ़ावा देना। उसके बाद से दूसरा जो इसमें महिला और बच्चों के हित के लिए काम किया गया वो है आपका मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य। तीसरा जो इसमें महिला और बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए या जो प्रोजेक्ट रखा गया वो है आपका सक्षम आंगनबाड़ी। सक्षम आंगनबाड़ी। और जो अगला इनके हित के लिए कार्य किया गया वो पोषण 2.0। पोषण 2.0। तो इस तरीके से महिला वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला और बच्चों के हित के लिए महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। मिशन वात्सल्य योजना लाई गई, सक्षम आंगनबाड़ी लाया गया और पोषण 2.0 को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से आपका महिलाओं और बच्चों के लिए ये 7वां पॉइंट निकल करके बाहर आता है। अब आते हैं अब इसमें है कि विनिवेश की घटोत्तरी 2021-22 का अगर हम लोग आकलन देखते हैं, ये आपका बजट किस ईयर का है 2022-23। तो 2000 अगला इसके पीछे वाला वित्तीय वर्ष कौन सा होगा तो 2021-22। और इस 2021-22 में जो विनिवेश की घटोत्तरी की गई वो एक तरीके से 2021-22 में आपका ये कितना रखा गया था तो 1.7 लाख करोड़ रुपया बजट में विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था। किस वित्तीय वर्ष में तो 2021-22 में। और इसको घटा करके इस बार कितना कर दिया गया तो इस बार विनिवेश के लक्ष्य को घटा दिया गया और 2022-23 बजट में इसको कितना निर्धारित किया गया तो 78,000 करोड़ रुपए ही निर्धारित कर दिया गया। तो इस वित्तीय बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा विनिवेश में क्या कर दिया गया घटोत्तरी कर दी गई। अब अगला पॉइंट क्या निकलता है तो अगला पॉइंट ये निकलता है कि इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो भी आपका 7वां या 8वां जो भी पॉइंट रहा होगा तो इंटरनेट से जोड़ना और इस जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो वो रखा गया आपका 2025 ईस्वी तक। मतलब सरकार का ये लक्ष्य है कि भारत के सभी गांवों को 2025 ईस्वी तक इंटरनेट से जोड़ दिया जाए। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2025 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद से 9वां क्या पॉइंट बन जाता है वंदे भारत ट्रेन का संचालन। वंदे भारत ट्रेन का संचालन वंदे भारत जो ट्रेन है वो अगले 3 वर्षों में नई 400 वंदे भारत ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव रखा गया है। कितनी नई ट्रेनें और चलेंगी 400 नई ट्रेन का लक्ष्य रखा गया है। और ये कितने वर्ष के भीतर तो 3 वर्षों के भीतर। तो इस तरीके से इस वित्तीय वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन अगले 3 वर्षों में भारत में किया जाएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कई परीक्षाओं में आया भी है कि वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था। तो इस वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम जो था वो था आपका T18। तो इस वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम T18 था और इसका नाम कब चेंज किया गया तो नया नाम जो चेंज किया गया वो आपका नया नाम यानी कि T18 को हटा करके वंदे भारत कब किया गया तो ये 27 जनवरी 2019 को 27 जनवरी 2019 को T18 ट्रेन का नाम बदल करके वंदे भारत कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन इस पे भी जनरल नॉलेज जान लीजिए कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले किस तारीख को की गई। तो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत
और ये शुरुआत की गई 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब वर्तमान में कुल कितने वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में केवल इस समय पूरे भारत में 2 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। पहला आपका वाराणसी से लेकर के दिल्ली तक, वाराणसी टू दिल्ली, और दूसरी जो ट्रेन का संचालन वंदे भारत का किया जा रहा है वो दिल्ली टू कटरा। तो इस तरीके से वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम T18 और इसी T18 या वंदे भारत जो वर्तमान में केवल 2 जगहों पे इसका संचालन हो रहा है, जो पहला आपका वाराणसी से दिल्ली और दूसरी जो वंदे भारत चल रही है वो दिल्ली से कटरा। और इसी वंदे भारत को 2 की जगह अब कितना का लक्ष्य रखा गया है? तो 400 ट्रेनें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे कि ये जो आपका बजट था ये एक तरीके से निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा पेपरलेस बजट था, और पहला पेपरलेस बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो 2021-22 में किया गया था। और निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में कितनी बार बजट प्रस्तुत कर चुका है? तो ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा ये चौथा बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक, उसके बाद से आपका जो प्राथमिकता दी गई है वो प्राथमिकता के संबंध में कुल कितने कारक बताए गए हैं? तो उस प्राथमिकता में कुल 7 कारक बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बल दिया गया है, समेकित विकास को बल दिया गया है, अवसर ऊर्जा जलवायु कार्य को बल दिया गया है, उसके बाद से निवेश में वित्तीय मदद को बल दिया गया है, और इसी सड़क गतिशील को बढ़ावा देना, हवाई जहाज जल मार्ग लॉजिस्टिक पार्क को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। लॉजिस्टिक पार्क से मतलब क्या होता है? तो लॉजिस्टिक पार्क का मतलब होता है प्राकृतिक खेती पर जोर देना या जैविक खेती पर जोर देना ही लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत शामिल होता है। उसके बाद से आपका केंद्र सरकार ने इस बजट में कुल कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार के द्वारा इस बार 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा है। अब राजकोषीय घाटा के लक्ष्य के संबंध में अगर पूछा जाए तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि इस बार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो है आपका 6.4%। ये क्वेश्चन एक तरीके से परीक्षाओं में पूछता है कि 2022-23 में आपका बजट में राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया है? तो वो है आपका 6.4% के लगभग है। अब ये कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो सरकार का जिसमें कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होता है उसी घाटे को राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। यानी कि कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा होने पर सरकार को जब घाटा होता है तो इसी अंतर को राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से इस पर जो MCQ क्वेश्चन के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कितनी रकम के विनिवेश का लक्ष्य रखा है? तो इस बार केंद्र सरकार के द्वारा 65,000 करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद से रक्षा मंत्रालय के लिए मतलब इस बजट में डिफेंस के लिए कुल कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा डिफेंस को दिया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन के रूप में ये बन सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने वर्षों के वक्त को अमृत काल कहा है? तो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले 25 वर्ष यानी कि
लगभग आपका जब शताब्दी वर्ष, भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तो उसी आने वाले 25 वर्ष को इन्होंने अमृत काल के रूप में घोषित किया है। उसके बाद से ये देश का पहला पूर्णकालिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देश का पहला जो पूर्णकालिक बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने पहली बार महिला के रूप में बजट प्रस्तुत किया था। और पूर्णकालिक अगर पूछ देगा कि वह कौन सी पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो उनका आंसर हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण। तो इस तरीके से ये आपका बजट से संबंधित करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले जो संडे को वीडियो एक तरीके से करंट अफेयर्स के रूप में आएगा, मैं उसके नोबल पुरस्कार का करंट अफेयर्स अगले संडे को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए धन्यवाद।